तो अशोक शाह जी ये बताइए कि 50 साल पहले आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली कि ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक बिजनेस में जाना? वो 31 साल की उम्र में 2 जोड़ी कपड़ा लेके गांव से आए थे अच्छा। और 6 महीना उन्होंने एक नौकरी की थी जहां 2 टाइम का खाना मिलता था और सोने के लिए एक बार की ओटला मिलता था। उसके अलावा कुछ नहीं था उनके पास। टाइम में आपने ऑफिस, गोडाउन और स्कूल सारा कुछ मैनेज कर लिया था। मतलब आप कहीं भी फिट हो जाते थे। मैं स्टेपनी टायर की तरह था। मतलब जो काम चाहिए आप करने के लिए रेडी थे। हाँ, पहले पूछता था आर यू अकाउंटेंट? नो सर। आर यू चार्टर अकाउंटेंट? नो सर। देन हु आर यू? मैं बोलता मैनेजिंग पार्टनर। मतलब आप फियरलेस थे, क्लैरिटी थी और सब कुछ कैलकुलेशन से कर रहे थे। यस। वो तब तक क्या है, टैक्स रेट इतने थे ना कि एक में मर्ज करते तो हमारे पास कपड़े ही बचते थे, उतना टैक्स था। और हम लोग क्या है कि हम लोग पूरा ईमानदारी से पूरा टैक्स भरने वाली कंपनी थी शुरू के दौर से। मई के दौरान हमने पूरे स्टाफ को अहमदाबाद में बुला के ये क्यों कर रहे हैं उसका बता, कल, आज और कल। मेरे से भी बढ़कर मेरा जो कन्वेनर था वो मिशिगन यूनिवर्सिटी का लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का गोल्ड मेडलिस्ट। ओके। तो उसमें 99 में एक सेमिनार में मेरे एक दोस्त ने बुलाया था। उसमें इंटरनेट की और ऑनलाइन ईआरपी की और सब बातें हुई और मेरे मगज में, दिमाग में ये कीड़ा घर कर गया। और आने वाले समय में ये जर्नी जारी रहेंगी हमारी। नमस्कार अशोक शाह जी। अशोक शाह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ आए हैं, हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं इनको। एंड शुरू करते हैं इनकी जर्नी से। तो अशोक शाह जी ये बताइए कि 50 साल पहले आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली कि ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक बिजनेस में जाना है? नहीं, ये बाय बर्थ था कि डीएनए में, मैं कहता हूँ ना कि आ गया था। 47 से मेरे पिताजी इसी बिजनेस में थे, मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट में कहीं सर्विस करते थे। और 3 साल के बाद जब भी उन्होंने सब माहिर हासिल कर दी तो उनको जो ओनर थे उनके पास, जिसके साथ सर्विस करते थे, जी। उन्होंने एक छोटी सी ट्रक गिफ्ट दी कि अभी अच्छा। आप खुद का बिजनेस करने के बिल्कुल काबिल हो गए। और 50 से उनने एक दोस्त के साथ मिलके कुछ सालों तक लोकल ट्रांसपोर्ट का किया। फिर ओके। उसको माइग्रेट होना पड़ा, मतलब वो गांव रिटायर होके चले गए तो मेरे चाचा जुड़े उनके साथ, फिर दूसरे चाचा जुड़े, तीसरे चाचा जुड़े, मतलब इस तरह से ये था। तो शुरू से जो माहौल था, मेरा बर्थ हुआ था 1950 में। ओके। तो घर में माहौल जो था वो इसी इंडस्ट्री रिलेटेड था। और मैंने तो उतार चढ़ाव भी देखे उनके। और शुरू के बचपन के दिन में देखा है कि शुरू में जब विजय ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पे 1958 में हमारी जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी स्टार्ट हुई, तभी अच्छा। सुबह 11, साढ़े 10, 11, 12 से पहले जाते थे और दूसरे दिन सुबह की ट्रेन में आते थे, मतलब पहली ट्रेन आती थी उसमें आते थे। तो ये मेहनत करते थे, लेकिन अपने परिवार को धीरे धीरे इसी बिजनेस की बदौलत ग्रो होते देखा। जी। तो नेचुरल अट्रैक्शन था। और 1959 में हुआ यूँ कि मैं स्कूल में पढ़ता था। ओके। तो एक वैकेशन में गांव गया था और वहाँ से ट्रक में बैठ के मैं बॉम्बे आया था। 7 दिन की जर्नी थी, अच्छा, अपने स्कूल वेकेशंस में? स्कूल वैकेशन से। तो उस टाइम क्या है कि लिमिटेड सोर्सेज थे ट्रैवलिंग के। तो ट्रैवलिंग के लिए क्या है कि हमारे गांव से जाना पड़ता था कंडला। कंडला से एक बोट आती थी, वो बोट में बैठ के जाना पड़ता था नवलखी। नवलखी से जो ट्रेन मिलती थी वो वाया विरमगाम, विरमगाम से फिर बदली होकर के बॉम्बे के लिए ट्रेन मिलती थी। तो मुझे पहले से ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। तो 2 टाइम मैंने, वैसे साबरमती नाम की स्टीमर थी, अच्छा। उस जान चलती थी मांडवी मुंबई, उसमें ट्रैवल किया था बचपन में। और इस तरह से मैंने इच्छा व्यक्त की पिताजी के पास और उन्होंने बोला जाओ। वो पहले से क्या है कि कोई भी हिम्मत वाला काम करते तो बढ़ावा देते थे। अच्छा। तो 9 साल की उम्र में पहली ट्रक जर्नी की थी
भुज से बॉम्बे के लिए। और जब भी जर्नी की उसके दौरान मुझे थोड़ा अट्रैक्शन हुआ कि मुझे भी गाड़ी चलाना सीखना है, ट्रक चलाना सीखना है। मतलब पहली जर्नी में आपको अट्रैक्शन आ गया था। हाँ, तो उस करके और डीएनए में तो था ही। तो 1964 में जब स्कूल में था तभी वैकेशन में गांव जाता था। वैकेशन के दौरान आपको अच्छी तरह मालूम है कि वैकेशन का पीरियड होता है अप्रैल मई जून। जी। तो उस दौरान शादियां और सब बाहर जाने का अक्सर होता है, एब्सेंसी ज़्यादा, बिजनेस ज़्यादा में ज़्यादा होता है और एब्सेंसी ज़्यादा में ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक तो कह रहे उस हैं। करके मैंने एक टाइम पिताजी से ऐसे ही जिक्र किया कि मैं काम सीखना चाहता हूँ, तो बोला चले जाओ। और इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया। यस, अप्रिसिएट करते थे, बढ़ावा देते थे। कोई भी काम करना चाहे न तो कभी मायूस नहीं करते थे हमको, मतलब आगे बढ़ो बस। और उन्होंने भी शून्य से स्टार्ट किया था ना। जी। उन्होंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी वो 31 साल की उम्र में 2 जोड़ी कपड़ा लेके गांव से आए थे। अच्छा। और 6 महीना उन्होंने एक नौकरी की थी जहाँ 2 टाइम का खाना मिलता था और सोने के लिए एक बार की ओटला मिलता था। उसके अलावा कुछ नहीं था उनके पास। 7वें महीने में पगार हुआ 5 रुपया, और 5 रुपये में से 4 रुपया वो दादी को बेचते थे, 1 रुपया खुद के लिए होता। तो ये इनकी जर्नी थी। तो इस तरह से कोई भी ऐसा हिम्मत वाला काम होता था तो उसको ऑलवेज अप्रिशिएट करते थे, बढ़ावा देते थे। तो ये वैकेशन के पीरियड में मैंने गाड़ी के साथ जाके माल की डिलीवरी जो थी गांव, मतलब हमारे छोटे छोटे कस्बे गांव थे, जी। विलेजेस, उसमें डिलीवरी करते थे। हमारा माल मुंबई से आता था, गांधीधाम या भुज, और वहाँ से जो है छांट के गांव वाइज रख के हम लोग वो छोटी डिलीवरी छोटी जगह करने पर जाते थे। डिलीवर। तो उसमें कभी 2 दिन होता था, कभी 3 दिन लग जाता था, क्योंकि और कोई साधन नहीं था। तो हमारा ही जो ट्रांसपोर्टेशन था वही मेन लिंक था। तो वो करते करते ट्रक भी चलाना सीख गया और भरे हुए माल पे तलपाल ओढ़ के सोना भी सीख गया। अच्छा। तो ये हुआ। तो 69 से 70 तक मैंने, मतलब स्कूलिंग के टाइम में ये सब काम मतलब सीख लिया। उसमें स्पेशली 1967 में मैं मेरे चाचा और चाची के साथ रहने आया था ऑफिस के सामने। ओके। और वहाँ क्या है कि मेरा ऑफिस सामने थे, चौथे माले पे हमारा घर था, ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस सामने की बिल्डिंग में थी, और बाजू की बिल्डिंग में मेरा गोडाउन था। तो A to Z काम स्कूल जाते जाते मुझे सीखने मिला, क्योंकि 7 बजे की स्कूल थी, 7 से 12:30 स्कूल होती थी। 1 डेढ़ बजे खाना वाना खा के 2 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाता था, और जो काम बताते थे सब करता था हंसी खुशी। तो उस तरह से मुझे, मैं फुल टाइम जब भी आया तब तक जो ग्राउंड के काम थे अदर देन अकाउंट्स, मैंने सब अपने हाथ से किए, सीख लिए थे और उसमें माहिर प्राप्त की हुआ गया स्कूल था। टाइम में ही आपने ऑफिस, गोडाउन और स्कूल सारा कुछ मैनेज कर लिया था। मेरा क्या है, पढ़ाई का जो रिकॉर्ड था ना वो बहुत बढ़िया था। मैं अपने कैरियर में वेरियस रीज़न से 8 स्कूल बदली की, और जहाँ से निकला वहाँ फर्स्ट रैंक लेके निकला था। 8 स्कूल बदली किए। 8 स्कूल मुझे बदली करनी पड़ी। तो उसमें मैं फर्स्ट रैंक लेके ही निकला था। तो मुझे कहीं एडमिशन का या नहीं, और जो पढ़ाते थे ना स्कूल में वो याद रहता था। तो होमवर्क जो लिखने का काम था उतना ही करना पड़ता था, बाकी होमवर्क नहीं करना पड़ता था। इंक्लूडिंग एग्ज़ाम के टाइम पे भी मैं 7:30 बजे सहगल का गीत आता था श्रीलंका पे, वो सुनने चला जाता था। 7:30 से 8 पुराने गीत गाने आते थे ऑल इंडिया रेडियो पे, श्रीलंका ब्रॉडकास्ट, अच्छा रेडियो जी। सिलोन से। तो इस तरह से मैं आ गया बिजनेस में। और उसके बाद तो 72 में मेरी शादी हो गई। 72 में शादी हुई, उसके दौरान हमारे जो चीफ कैशियर थे उनके तबीयत की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ली और ख़ुद का छोटा सा शॉप किया भांडुप में।
तो वैकेंसी हुई तो मुझे वहाँ बिठा दिया गया। मतलब आप कहीं भी फिट हो जाते थे। मैं स्टेपनी टायर की तरह था। मतलब जो काम चाहिए आप करने के लिए रेडी थे। हाँ, और 69-70 में मतलब फुल टाइम आया तभी मुझे ट्रक का रिपेयरिंग डिपार्टमेंट दिया गया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो मेरे छोटे चाचा संभालते थे, वो शिफ्ट हो गए थे बिजनेस की वजह से राजकोट। अच्छा जी। तो उनका जो था वो मेरे पास आ गया काम, तो वो अपने हिसाब से मैं कर रहा था। ये वैकेंसी हुई तो बोला यहाँ फिट हो जा, तो यहाँ फिट हो गए अपन। तो उसमें क्या है कि कभी ट्रक का रिपेयरिंग का या एक्सीडेंट होता था तभी जाते थे, तो और एक हमारे कजिन थे वो बैठते थे, मतलब इस तरह से हमारा चलता था सब कुछ। ऑपरेशन भी सीख लिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी सीख लिया, अकाउंट्स भी सीख लिया। यस। 360 और डिग्रीज सारा कुछ आ गया। 360 डिग्रीज में एक कमी थी, वो 74-75 के दौरान आ गई मेरे हाथ में। वो था कि अकाउंट राइटिंग। जी। अकाउंट राइटिंग जो था वो लाल चौपड़ा आता था बहुत बड़ा, उसमें लिखते थे। तो एक साथ हमारे पास 2 अकाउंटेंट थे, दोनों को किसी न किसी, एक बीमार पड़ गए और एक कुछ गांव प्रीवियसली मतलब खबर देके गांव गए थे 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए। तो उस दौरान जब भी मुझे टाइम लेता था शाम को अकाउंट भी का लिख देता था, उनको पूरा दिन लगता था, मुझे 2 घंटे में मैं अकाउंट लिख लेता था। तो अकाउंट हो गया। और 74 में एक टेक्निकल वजह से हमको इनकम टैक्स की नोटिस आई थी, इनकम टैक्स में आना जाना 74 से स्टार्ट किया। तो वो भी मतलब 2004 तक, मतलब 30 साल तक लगातार इनकम टैक्स मेरा रिप्रेजेंट मैं करता था मेरी ओके। कंपनी का। और मेरे उसका फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ भी कोई डेट पे ऑफिसर बुलाता था तो पूछता था आर यू चार्टर अकाउंटेंट, नो सर। नहीं, पहले पूछता था आर यू अकाउंटेंट, नो सर। आर यू चार्टर अकाउंटेंट, नो सर। देन हु आर यू, मैं बोलता मैनेजिंग पार्टनर। तो मेरा केस वहाँ आधा तो मैं वहाँ ही पूरा हो जाता था। बाकी आधे के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी थी मतलब जो है। और क्या है कि शुरू से ये है ना, हम लोग जो जैनिज़्म के प्रिंसिपल से चल रहे थे, तो कच्चे पक्के वाला काम नहीं करते थे, तो हमको कोई चिंता या डर नहीं था कि इनकम टैक्स में जाके ऑफिसर को कैसे फेस करे या क्या करे। जी। तो वो बिना खौफ के मैं जाता था। और उसकी बदौलत क्या है कि काफ़ी 2-3 ऑफिसरों ने मुझे काफ़ी सिखाया भी अच्छा। टैक्स प्लानिंग क्या होता है। और मेरा भाई जब भी दोनों आए ना 75 में, तभी जो हमारे चार्टर अकाउंटेंट थे, मतलब अकाउंट हैंडल करते थे, इनकम टैक्स में पेश करते थे ना रिटर्न भर के, उनके यहाँ बैठना स्टार्ट किया। और उनकी फाइल, वो मेरे दूर के चाचा होते थे, तो रोज़ क्वेश्चन 2-4 करते था और उसमें से काफ़ी सीखने मिला। तो टैक्स प्लानिंग क्या है ये सीखने मिला मुझे। और इसकी सबकी बदौलत आउटकम आप देखेंगे तो 77 में मेरी 27 साल की उम्र थी तभी। जी। एक फाइन मॉर्निंग मेरे चाचा ने मुझे बुला के बोला कल से मैं रिटायर हो रहा हूँ। मेरे अच्छा। पिताजी तो 66 में एट द एज 43, 9 साल से स्टार्ट किया था, 43 में रिटायर हो गए थे। और पूरा अपना ध्यान डाइवर्ट कर दिया था समाज सेवा में। बहुत बढ़िया। तो चाचा ने बोला कि कल से मैं गांव जा रहा हूँ रिटायर होके, 48 की एज थी उनकी तभी। तो मैं बोला फिर आपसे छोटे भाई है, मतलब मेरे चाचा है, उनको आप बोलो। बोले वो उनको अभी जो देख, मैं तेरे को देखे जाता हूँ, अब आप दोनों चाचा बताइए या समझा। दूसरे दिन वो चाचा है, मैंने बोला कि चाचा तो आज से छुट्टी पे गए परमानेंटली, तो ये कारोबार आपको, अरे नहीं, बोला मेरा मेरा नहीं काम है, तू ही संभाल। अच्छा। और इस तरह, और फादर आए, मैंने बोला इस तरह से हुआ। बोला बहुत अच्छा किया, चाचा ने अक्लमंदी का काम किया, तेरे हाथ में बागडोरी, अभी कुछ कंपनी तरक्की करेंगी, मतलब हौसला अफजाई करते थे हमारे। हमेशा एनकरेज ही करते थे। यस। तो 77-78 के दौरान ये लिया हाथ में, तभी 12 ट्रक थी हमारी, 12 जो ट्रक्स जिस जी। पे बैंक फाइनेंस था।
ओके। और 14 ऑफिसें थी जो रेंट पे थी। ओके। और हमारे एक फादर के फादर फ्रेंड थे जो 73 में अलग हुए थे। उनको जो पैसा दिया था उसका बोझा था 22.5 लाख रुपया, मार्केट से लिया था, उस पर ब्याज सूद के साथ 22.5 लाख। तो मैंने 2-3 दिन 4 दिन, मुझे क्या है कि ये चीज़ों में सबसे A to Z पता था तो कोई तकलीफ नहीं पड़ी। पहले मैंने फोकस किया कि अभी क्या करना है। तो क्या करना में दो ही बात आई मेरी, बिजनेस को बढ़ावा देना है और साथ साथ में ये बाहर का जो उधार लिया पैसा है सबसे पहले लोन फ्री होना है। वो लोन फ्री होना है। और कुदरत ने साथ दिया, टैक्स प्लानिंग किया, थोड़ा वो जो सिखाया है, 2 ट्रस्ट बनाए, इस तरह से ट्रस्ट में सब जितने भी लेडीज़ एंड बच्चे थे उनको बेनिफिशियरी बनाया। ट्रस्ट जब भी बना रहा था तभी 2 क्वेश्चन है, इसको कौन मैनेज करे। मैं बोला मैं करूँगा। तू क्या संभालेगा, बिजनेस संभालेगा, ट्रस्ट संभालेगा? अरे मैं बोला ट्रस्ट में संभालने वाला कोई बात नहीं है, ये टैक्स प्लानिंग का हिस्सा है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मतलब फिर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। और मैं जो भी करता था, मुझे, मैं कहूँ ना, 96 तक सिंगल हैंडेड संभालता था। हालांकि सबका साथ था, भाइयों का। मेरे भाई दोनों 75 में ही आ गए थे बिजनेस पे। फिर एक चचेरा भाई जो था, बड़े चाचा का लड़का, वो 85 में है। तो सबका साथ सबका विकास वाला सूत्र हमने बताया। हमारा यहाँ साथ किसका था? तो भाइयों के अलावा पूरे स्टाफ का साथ था हमारा जी। क्योंकि हर एक अपने आप को कंपनी का ओनर समझता था। और ये माहौल जो बनाया था पिताजी ने, शुरुआत से ये रखा था, उसको हमने आगे बढ़ाया। उसमें नए नई चीज़ हमने ऐड करके आगे बढ़ाया। तो उसकी बदौलत क्या है कि ये कोई चैलेंजेस हमको नहीं आती थी उस टाइम। तो और 81 में जब भी बाहर का कर्जा निकल गया तो हमने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट। ओके। तो पहले 2 प्रॉपर्टी ली, एक अंधेरी में और एक सीहोर में। तो अंधेरी प्रॉपर्टी लेने गया तो वो बोलते 7 का 7 गाला ले लो तुम। मैं बोला 7 के 7 गाला, मेरे पास पैसा नहीं है। पिताजी के दोस्त ही थे। बोला पैसा नहीं है तो तू कैसे देगा बोल ना। मैं बोला हर महीने 5,000 दूंगा आपको। अच्छा। 5,000 का हफ्ता पक्का। और कुछ 36 या 40 महीने में पूरा होता था उनका जो कीमत थी। वो बोला तेरे को कितने चाहिए अभी? 5,000 कबूल है। तो मैंने आगे पीछे के 2, मतलब कॉर्नर के 2 प्लॉट गाले ले लिया। वो 7 देने को तैयार थे। बोला तेरे को जो पैसा जब भी देना हो 2 साल में देना, तू ले ले, फिर याद करेंगे। और हकीकत में वो गलती हुई। गलती होने में बहुत सारे परिबड़ थे जो मैं कह नहीं सकता हूँ इंटरनल। तो उसकी वजह से ये हुआ और वहाँ से सिलसिला शुरू किया। तो 90 तक स्ट्रेटेजिक लोकेशन का हो क्या, कोई अच्छे लोकेशन का हो, वहाँ सब जगह पे हमारी खुद की प्रॉपर्टी हो गई थी। मतलब आप फियरलेस थे, क्लैरिटी थी और सब कुछ कैलकुलेशन से कर रहे थे। यस। और दूसरी बात क्या कि पैरेलल हमने कि 78 में जब भी 77-78 के दौरान बागडोर संभाली ना, तभी मैंने कहा कि देखो अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अपनी रिक्वायरमेंट क्या है ये समझ के बाकी क्या करना है। तो क्या करना है ये अगर आपको पता चल जाता है ना, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ती है। तो मुझे पता चला कि देखो कि बिजनेस अगर बढ़ाना है मुझे, जी। तो मुझे जो अटैच ट्रक है, जो आज 12 ही है, 12 ट्रक हमारी थी और 12-13 अटैच ट्रक थी, उसका काफिला बनाना पड़ा। अपना बोझ नहीं बढ़ाना है। अच्छा। तो मैंने बढ़ावा लेने के लिए क्या है, जो पुरानी व्हीकल थी हमारी, उसकी स्कीम निकाली थी कि 10,000 दो और गाड़ी ले जाओ उधार, और मैं बिजनेस भी देता हूँ और गाड़ी के मालिक बनाता हूँ। तो 1 साल में, पहले साल में ही 78 गाड़ी का मतलब काफिला हो गया मेरा। ग्रेट।
और एक गाड़ी उस टाइम चलती थी ना हमारे पास, तो जो बिजनेस था आज के जैसा कंपटीशन नहीं था, लेकिन अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा बिजनेस था। तो 5,000 कम से कम देके जाती थी, जो हफ्ता भरने में निकालता। एक गाड़ी चली हमारे पास तो एक हफ्ता भरा समझो। तो ये 78 गाड़ियाँ थी ऐसी। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती गई और बिजनेस चलता गया। इस दौरान 95 में हमने पहला कंप्यूटर खरीदा। 1986 में 1 दिसंबर को 5 स्टार होटल में पूरे स्टाफ इंक्लूडिंग प्यून, ड्राइवर्स, ट्रक के ओनर को बुला के एक मीटिंग की कि अपने कंपनी के विकास के लिए हमको क्या करना है। सबने सुझाव दिया और उसके बाद जो ओनरशिप की भावना थी वो बहुत स्ट्रांग हो गई। 87 में हमने प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट भी किया। ओके। और 77 टू 87 ये 10 साल का जो था टाइम, उसमें मैं बिजनेस सिलसिले में या कोई ऐसा इमरजेंसी सिलसिले में ट्रैवलिंग करना पड़ा, वो अलग बात है। नहीं तो ऑफिस छोड़ के नहीं गया था, इंक्लूडिंग संडे को। फर्स्ट हाफ में मतलब 1 बजे तक का ऑफिस रहता था और उसमें बिजनेस होता था। और उसके बाद फिर मैं, क्या है कि मैं शुरू से मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी, ये जो साहित्य का, ज्योतिष का, इसका सब का थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट भी था और नॉलेज भी था बेसिक। ओके। मैं बोला ये कोलू के बेल की तरह कब तक करना है। और इस दौरान मेरे एक दोस्त ने बोला कि मैं यूरोप जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, आपको भी चलना है। मैं सीधा फादर के पास गया। फादर किस्मत से ज़्यादातर गांव में ही रहते थे मेरे शादी के बाद, तो आए थे। मैंने बोला 1 महीने के लिए मेरे सामने देख के हंसे। बोले एक काम कर बेटा, 4 दिन के लिए तेरी वाइफ को पहले महाबलेश्वर घुमा के। महाबलेश्वर गया है? मैं बोला नहीं देखा। बोला वहाँ घुमा के आ, फिर तू 1 महीने की बात करना। तो वाइफ को बात की तो वो बोलती है, कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना, क्या ख्वाब आया है? बोला नहीं ख्वाब नहीं, हकीकत है। फिर जब ही टिकट और पासपोर्ट बताए तब सब माना। अच्छा। और मैं जो डे टू डे में काम संभालता था ऑपरेशन, वो 2-3 लोगों के में अलग अलग छोटे छोटे हिस्से बांट के निकल गया। उनको डेलीगेट कर दिया काम आपने। डेलीगेट करके गया विथ अनलिमिटेड पावर। मेरे भाई में उस टाइम एक भाई अहमदाबाद शिफ्ट हो गया था 81 में, और 83 में मेरा दूसरा भाई जो था मेरे से छोटा, वो अंकलेश्वर शिफ्ट हो गया था। और चचेरा भाई था वो नया था, मतलब 85 में आया था। तो ये 2-3 लड़के को सौंप के गया। वहाँ गया, उसका फ़ायदा क्या हुआ ये बताता हूँ मैं। ये जर्नी का जो टर्निंग पॉइंट है, 87 में 1 महीना हम लोग यूरोप घूमे ना, उसमें जर्मन गए थे ना, तो एक बंदा था 400-500 स्क्वायर फुट के कमरे में, इससे आधे साइज का टेबल लेके, एक कॉफ़ी का मग था, एक पेंसिल थी, एक नोटपैड थी, लेके कुछ कभी थोड़ा ऐसे ही बैठा था, फिर लिखता था, फिर बैठ के ऐसा था। मैं बोला ये क्या कर रहा है? जी। उन्होंने बताया ये है ना कंपनी के लिए सोचने का काम करता है, ओके। कि कंपनी का विकास कैसे करना। ये उन्होंने अपनी भाषा में मतलब समझाया, और अपने दिमाग की बत्ती तभी जली। जल गई। वापस आया 2 या 3 मई को 87। 2-3 दिन तो सेट हो गया, वो जेट लैग लगता था उस टाइम। फिर वो मंडे के दिन आए दोनों बंदे, तो सर अभी कल से फिर आप हम अपना काम करेंगे। आप, मैं बोला नहीं आपको ये काम जारी रखना है। बोला क्यों? मैं बोला आपने, मैं जो करता था ना उससे बहुत बेहतर तरीके से किया है, तो अभी तो मैं नहीं करूँगा, ये आपको ही करना है। जी।
और उस तरह से उनके गले में डाल दिया दोनों मतलब के। जो आप 24/7 365 काम करते थे, वो आपने सीधा छोड़ वो के वर्क डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट कर दिया, और डेलीगेट करने के बाद साथ में देखो, डेलीगेशन सिर्फ डेलीगेशन नहीं आता है, एम्पावर करते हैं अपना, तो आदमी को अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है। और देखो, ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी ग्रो करना है आपको, तो साथ में जुड़े हुए जितने लोग हैं उनका ग्रोथ का विचार नहीं करेंगे तो इनबैलेंस होने की वजह से आप डिज़ायर लेवल पे ग्रो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये किया, और उन्होंने मतलब उसके बाद जो जो आए उन्होंने अच्छा ही किया, कोई कमी नहीं रही। मतलब देखो, गलती होती है, मैं भी काम करता हूँ, मेरी भी गलती हुई है, लेकिन मैं हमेशा अपने जो अंडर काम करने वाले हैं उनको एक ही कहता था कि जितना गलती करने का हक मुझे है एज ए ओनर, तो आप भी ओनर ही हो, तो आपको भी उतना ही हक है। तो गलती करना, वो दोबारा ना हो, उतना उसका ध्यान रखना है, और गलती में से क्या सीख मिली, ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस तरह से हमारी जर्नी आगे बढ़ी। उस टाइम क्या है, टैक्स प्लानिंग के लिए हमने, मतलब ये जो हमारा जितनी भी सेक्टर थे उसको छोटी छोटी पार्टनरशिप में बांटा हुआ था। बॉम्बे की एक पार्टनरशिप, साउथ गुजरात की दूसरी, बड़ौदा की तीसरी, अहमदाबाद की चौथी, भावनगर की पांचवी, राजकोट की छठी, और गांधीधाम की कच्छ की सातवीं। ओके, ये 7 अलग-अलग कंपनी चल रही थी। 7 अलग अलग, तो प्राइवेट लिमिटेड करने के बाद इनको सबको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट एक किया। ही में मर्ज कर दिया। नहीं, एक में नहीं हुआ। अच्छा, वो तब तक क्या है, टैक्स रेट इतने थे ना कि एक में मर्ज करते तो हमारे पास कपड़े ही बचते थे, उतना टैक्स था। और हम लोग क्या है कि हम लोग पूरा ईमानदारी से पूरा टैक्स भरने वाली कंपनी थी शुरू के दौर से। तो वो टैक्स प्लानिंग, देखो, जो हक है अपने को दिया हुआ है वो पूरा करना चाहिए। चोरी करने, हमारे धर्म में चोरी करना मना है, देखो। जी। तो वो हिसाब से हमने किया था। और उसमें जो ट्रस्ट बनाए थे दो, उसमें लेडीज़ और उनकी सबकी आमदनी चालू हो गई थी थोड़ी थोड़ी थोड़ी। और ये जो पहली प्रॉपर्टी ली वो ट्रस्ट में ली थी मैंने। अच्छा, और ट्रस्ट में ली, उसका फ़ायदा ये हुआ, मतलब ट्रस्ट में, क्योंकि मैंने ली प्रॉपर्टी एक 81 में, लेकिन वो बन के सब कुछ होके आई, तो उसमें 83 84 और 78 में मैंने पहला ट्रस्ट बनाया था, जी। तो उसकी बदौलत उसमें ही डाल दी थी। और उसकी वजह से सबकी थोड़ी 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 करके आमदनी, मतलब उनका प्रॉपर, ये बोलते हैं ना, फाइल फाइल बन रही थी सबकी बराबर। तो 90 में हमारे कंप्यूटराइज रसीद बनाना चालू किया। 93 में फादर का डेथ हुआ, और उसके बाद 95 में हमने सेक्शन 9 के अंतर्गत ये सब कंपनी का मर्जर करके विजय ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड बनाई। अच्छा, लिमिटेड कंपनी आपने। लिमिटेड कंपनी का स्टेटस बनाया, सबको मर्ज कर लिया, क्योंकि तब तक जो टैक्स स्लैब था वो 60 से गिर के आ गया था 32 से थी। पहले जो था वो, आप मानेंगे नहीं, मैंने 1963 64 का स्टडी किया था जब भी मैं स्कूल में था, तभी 96% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था। 96% टैक्स। यस। तो वो क्या है, मजबूर किया था लोगों को कि टैक्स की चोरी क्यों। ओके। और हमारी कंपनी तो उस टाइम प्रॉफिट ही नहीं था, तो हमको वो प्लानिंग की ज़रूरत नहीं थी, आप समझे ना। तो ये किया, तो एकीकरण हो गया हमारा। और एकीकरण जब ये हो गया, उस टाइम फिर मैं सिर्फ चेयरमैन रहा, और भाई को मैनेजिंग डायरेक्टर की पदवी हुई थी। पहले सीएमडी की और एसएस से मैं काम करता था। तो इस तरह से हमारी जर्नी आगे बढ़ी। उसके बाद 97 में जो हम शुरू में, पिताजी ने जब स्टार्ट किया था, तभी जिसके साथ टाई अप का है उसके साथ साउथ का बिजनेस स्टार्ट किया।
ओके। मतलब क्या है कि ये बिजनेस हमारा जो साउथ का बिजनेस था 1974-75 तक है। उसके बाद जो मजदूरी के दाम बढ़े तो वो परवड़ता नहीं था, और उस दौरान वो नेशनल परमिट का कॉन्सेप्ट आ गया था ना, तो गुजरात से सब ट्रक डायरेक्ट साउथ को जाने लगी थी। ऑलराइट। तो हमने उनको ही उनके साथ ही टाई अप किया कि भाई हम आपको बेंगलोर में माल देंगे, उसके बाद डिलीवरी आपको करनी है। और हमारे रिलेशन पहले से थे, और फॉर्चूनेटली वो भी 1958 की कंपनी थी, हमारे साथ ही, हमारे बगल में, मतलब गली में ही खुली थी सामने की। अच्छा। और उनके जो ओनर थे और मेरे पिताजी और चाचा जी की अच्छी दोस्ती थी, और उनके बेटे के साथ आज भी सबके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो इस तरह से हमने 97 में की स्टार्ट। फिर 97 98 के दौरान एक सोच आया, जो अपना मनमोहन सिंह के टाइम पे रिफॉर्मेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन और ये सब लाइसेंस राज निकालने की बात की थी। तो हमने जो लगा कि हमको क्या है कि थिंक हम करने लगे थे ना 87 के बाद, तो फ्यूचर जो दिखा, तो उस करके पूरा इस पे साइंटिफिक रिसर्च करके 2 साल के बाद विजय ट्रांसपोर्ट से वी ट्रांस इंडिया लिमिटेड करने का एक डिसीजन लिया गया। उसमें इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल मतलब पार्टनर, प्रमोटर, ड्राइवर्स, क्लाइंट और स्टाफ, सबके साथ इसके बारे में चर्चा की गई। मतलब 2 साल तक ये हमने प्रक्रिया की, और उसके बाद ये डिसीज़न लिया। मई के दौरान हमने पूरे स्टाफ को अहमदाबाद में बुला के ये क्यों कर रहे हैं उसका बता, कल, आज और कल उसका प्रेजेंटेशन मैंने दिया था। कल क्या था, आज क्या है, और आने वाला दिखता क्या है हमको। तो ये किया, और उसके बाद जनवरी की नहीं, फरवरी की 16 तारीख को हमने ये नाम बदली करने का जो अमल था वो किया, वी ट्रांस, विजय ट्रांसपोर्ट। और वी ट्रांस के अंतर्गत हमने वी ट्रांस मतलब जो ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट हमारी कोर बिजनेस था वो रखा, और वी एक्सप्रेस जो आने वाले फ्यूचर के एंगल से दिखा हमें, उसकी शुरुआत की। और तीसरा वी लॉजिस्ट जो वेयर हाउसिंग एंड पैकिंग रीपैकिंग का काम करते थे। तो 3 डिवीज़न स्टार्ट किए। मतलब अब तक ये मल्टी लोकेशन मल्टी सर्विस लॉजिस्टिक कंपनी बन गई, हाँ, मतलब क्या है कि स्टार्ट हो गई थी। 2002 की दौरान जब भी हमने नामकरण किया, जब भी उस दौरान, उससे 6 महीने पूर्व हमारे जो पार्टनर थे प्रकाश पार्सल सर्विस, तो उन्होंने कहा कि अभी हम तो धंधा बंद कर रहे हैं, तो हमारा धंधा आप ले लो। ओके। धंधा लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो कल्चरल मैच होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। हम्म। वो पंजाबी थे आपके, और हमारा जैन परिवार था, तो कल्चर जो होता है वो मैच नहीं होता है। और मैं बोला कि कल्चरल मैच नहीं होने की वजह से लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने हाथ जोड़ के बोला, नहीं देखो, अपना रिलेशन है, अपना ये है, लेकिन ये वजह से हम नहीं ले सकते। फिर हमारे एक और फ्रेंड थे, उनको ये दी गई कंपनी, और इन्होंने जारी रखा, मतलब 6 महीना 7 महीना। उसके बाद फिर हमने डिसीज़न लिया कि देखो, जो पुराने ओनर थे उनका काम करने का तरीका अलग था, ये नया आया है, हालांकि हमारा फ्रेंड ही था, लेकिन काम करने का जो तरीके में थोड़ा फ़र्क था, जो आगे जाके अपने को डिस्प्यूट होने की संभावना है। तो रिलेशन फर्स्ट करके हमने ये फैसला लिया कि हम खुद का ऑफिस करेंगे, और खुद का ऑपरेशन के लिए मैं और हमारे एक साउथ के बहुत अच्छे बंदे मिल गए थे हमको, जिसको डेवलप करने के लिए। तो हम लोग गए थे, तो पहले बेंगलोर में ऑफिस लेके काम शुरू किया, फिर तीसरे दिन चेन्नई पहुँचे, 5वें दिन हम हैदराबाद में 2-2 दिन रह के सब जगह पे, और एक हफ्ते में ये तीनों जगह पे ऑफिस चालू कर दिए हमने। अच्छा। और साल पूरा होने के तक 46 ब्रांचेस मतलब साउथ में हो गई थी हमारी।
मतलब फ्रेंचाइजी थी, कुछ जगह पे हमारी खुद की थी। तो इस तरह से ये विस्तार बढ़ता गया। 2004 में हम दिल्ली मतलब नॉर्थ में आए। 2004 तक हम नॉर्थ में नहीं थे और 2006 में ईस्ट में गए। ओके। तो ये छोटी सी हमारी ये जर्नी थी। उसके बाद क्या है कि मुझे क्या है कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान जो है, बेसिक ज्ञान, वो हमारी एसोसिएशन में इन्वॉल्व था 83 से, बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में। तो 97 में वेबसाइट एंड नॉलेज एनहांसमेंट कमेटी बनने का फैसला हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट ने लिया और उसमें चेयरमैन मुझे बनाया। जी। चेयरमैन मुझे बनाया, वो हैरानी की बात नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ कंप्यूटर था, बाकी कंप्यूटर यूज़ नहीं करते थे, तो मुझे बना दिया। लेकिन मेरे से भी बढ़कर मेरा जो कन्वेनर था वो मिशिगन यूनिवर्सिटी का लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का गोल्ड मेडलिस्ट था ओके। और मेरे से 16 साल बड़ा, छोटा। ऑलराइट। तो ये हमारी जोड़ी जो बनाई गई, उन्होंने, कुदरत ने बनाई, उसकी बदौलत मैं बोलता हूँ ना, मैं टेक्नोलॉजी में जो कुछ सीखा उसकी बदौलत क्या हुआ। पहली मीटिंग की हमने सब कुछ अच्छा करने का कि ये अपने को जिम्मेदारी दी है, उसका डिलीवरेबल ये है, ये इस पे पूरी चर्चा की। सब यंगस्टर थे, मैं सबसे बड़ा उम्र में, बाकी मेरे से कम 20 साल 30 साल छोटे। ओके। सब मतलब जितने कंपनियां थी ना हमारे मुझे जानने वाले, उनके सबके बच्चे को उन्होंने भेज दिया जो पढ़ते थे या बिजनेस में आने स्टार्ट किए थे। तो यूथ कमेटी एक तरह की बनी हमारी और हमने ये स्टार्ट किया। तो उसने बोला कि ठीक है, अब सब सब अपना अपना ईमेल आईडी दे दो तो मैं इसका एजेंडा और मिनट्स भेज देता हूँ। तो सबने दे दिया। मुझे बोला अशोक भाई आपको क्या न्योता देना पड़ेगा? मैं बोला न्योता नहीं देने की ज़रूरत है, मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। कुछ नहीं बोला वो। फिर बोला अशोक भाई, 5-10 मिनट सब मीटिंग पूरी हो गई ना, अशोक भाई आपका क्या प्लान है आगे का, 5 साल का, 10 साल का? तो मैं तो बहुत खुशी खुशी से बोला पेपर पे डालो ना। तो मैंने पेपर पे डाला, उसने पढ़ा और फाड़ दिया। बोला इसमें कुछ नहीं होगा। अच्छा। मैं बोला क्यों कुछ नहीं? अरे बोला आने वाला ज़माना है ना टेक्नोलॉजी का है और आप बोलते हैं ईमेल आईडी नहीं है, तो ये कुछ नहीं होना पाएगा। आइदर टेक्नोलॉजी अपनाओ या फिर बेच डालो। मतलब वो बहुत अच्छा आदमी है इसके लिए। तो मैंने बोला टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए क्या करना चाहिए? बोला पहले कंप्यूटर सीखो। मैं बोला मेरे भाई ने सिखा है। बोला भाई ने सिखा है ना, तुमने थोड़ी सिखा है। बोला घर पे कौन है? मैं बोला मेरी बेटियों हैं, दो दो बेटे हैं, ये है। किसकी उम्र क्या है? तो मैं बोला एक बेटी है, उसकी 22 साल की उम्र है, एक 27 साल की उम्र है। तो बोला घर पे कौन होगा अभी? मैं बोला 22 साल वाली है, 20-22 साल हुए थे। फ़ोन लगाओ। उस टाइम मोबाइल नहीं था। जी। फ़ोन लगाया, बोला पापा को आज से कंप्यूटर सिखाना स्टार्ट करना। अपना परिचय दिया, बोला मैं इनका कन्वेनर हूँ, इस तरह से मेरा परिचय है और इनको ये जिम्मेदारी दी गई है वेब कमेटी की, और बोलते हैं मुझे मेरा ईमेल आईडी नहीं। बोला कल से ईमेल आईडी बना देना और पढ़ना स्टार्ट करना। मैं बोला ठीक है। फिर कंप्यूटर लिया, ये पढ़ना स्टार्ट। तो उसने क्या 15-20 मिनट सिखाया, उसके बाद छोड़ दिया। तो मैं बोला आगे क्या? बोला आगे कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करो तो सीखोगे, इस तरह से नहीं सीखा जाता है। इस टाइम पे आपकी एज क्या थी? मेरी एज थी उस टाइम 47। ओके। तो 47 में सीखना स्टार्ट किया। फिर जो सेमिनार होते थे ये, और सब बुलाने लगे ये वेबसाइट कमेटी के हिसाब से। तो उसमें 99 में एक सेमिनार में मेरे एक दोस्त ने बुलाया था। उसमें इंटरनेट की और ऑनलाइन ईआरपी की और सब बातें हुई और मेरे मगज में, दिमाग में ये कीड़ा घर कर गया। तो मैंने 2-3 दिन इस पर कुछ पेपर्स बनाए। मेरा आदत थी
पेपर पे सब पहले रख के और फिर काम करना। तो मैंने भाइयों से बात की, बोलते क्या भाई आप भी कहाँ कहाँ से क्या बात सुन के आते हो और अपने, अरे अपनी इंडस्ट्री में ये कभी हो सकता है क्या? बिलीव नहीं करता था कोई ऐसा तो चेंज आ बिलीव सकता है। बिलीव नहीं करते थे। तो फिर हमने क्या किया, ठीक है, तो वहाँ जो लैंग्वेज में हमारे प्रोग्रामिंग थे ना, उसमें क्या था, डेटा आगे पीछे हो जाते थे। ओके। तो डेटा स्टेबल करने के लिए वीबी में हमने पहले एक प्रोग्राम हमारा इन हाउस बनवाया और उसमें ऑपरेशन स्टार्ट किया और धीरे से पिछले दरवाजे से उसको इंटरनेट कनेक्ट करके वेबसाइट पे जोड़ दिया हमारी। अच्छा। तो शाम को जोड़ते, दूसरे दिन सुबह रोज का डेली रिपोर्ट्स जो क्रिटिकल थे देखने मिलने लगे। तो कुछ दिन मैंने खुद ने देखे, किसी को बताया नहीं। फिर मैंने बोला कि अभी ये देखो ये देखो, देखा तो मज़ा आ गई सबका, अरे नहीं ये सही काम कर रहा है यार, अपने को ऑनलाइन विदिन 24 आवर्स मिल रहा है। तो कन्विंस हो गए थे और मैंने फिर पूछा नहीं, कुछ नहीं किया और मैंने खोज स्टार्ट की। तो एक फंक्शन में गया था, वहाँ मुझे एक बंदा मिल गया, उससे मैंने बोला ये मुझे करना है। बोला मेरी टीम है, मेरी कंप्यूटर कंपनी है, वो करेंगी। और इस तरह से कंप्यूटराइज प्रोग्राम किया जिसकी स्क्रिप्ट मेरे पास लिखी हुई तैयार थी। पहले .NET 2.5 में किया, फिर एक बड़ी कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी को इसको बनाने को 2014 में दिया। 50 लाख लेके गए लेकिन हाथ जोड़ दिए, ये इतना कॉम्प्लेक्स है, हमारे से नहीं होगा। अच्छा। बोला ऑपरेशन हम कर सकते हैं, अकाउंट्स को जोड़ा है आपने, वो उस टाइम आपने जोड़ लिया था, ठीक है, हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि उनके अकाउंट की टीम में 3 बदली हो गई। तो फिर हमने वही जो था 2.5 वाला उसको 4 में कन्वर्ट करवाया ओके। और 4 में कन्वर्ट करा, जो 2024 तक चला हमारे पास। अभी फ़िलहाल अभी वो P2P में हमने कन्वर्ट किया अभी। तो इस तरह से, और उस टाइम जब भी हमने ERP एडॉप्ट की तो हमने हमारे इस तरह से प्रोग्राम बनाया था कि मैं अनपढ़ हूँ जी। तो मैं चला सकता हूँ, वो देख के बनाया था। तो हमारा प्यून तक वो चला सकता आसानी था। से चला सकता था। हमारे पास एक अनपढ़ लड़का था जो हमारे आके लिखना पढ़ना सीखा, वो हब मैनेजर की हैसियत से सब पूरा चला सकता था, मतलब वाह, इतना इजी था ये। दैट्स वंडरफुल। तो इस वजह से ये हुआ और उस टाइम 122 ब्रांच थी, जो इस सॉफ्टवेयर की बदौलत हम 1500 पे आज पहुंच सके। दैट्स ग्रेट। और आने वाले समय में ये जर्नी जारी रहेंगी हमारी, मतलब ये हमारा डेवलपमेंट है। साइड में 2010 में जब इस 60 साल पूरे हुए मुझे, तभी एक मतलब वो बड़ा ऑडिटोरियम था, उसमें जो स्पीकर था उसने मुझे अचानक बुला लिया ऊपर, कुछ बात कर किया, क्वेश्चन आंसर। फिर उसका क्वेश्चन आया कि अभी आपको क्या चाहिए। मैं बोला अभी आपको क्या चाहिए मतलब क्या? नहीं नहीं, अभी आप क्या हासिल करें? मैं बोला जो मेरी लायकात थी उससे ज़्यादा हासिल हो गया है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो है वो मैं देना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। और जब से बांटना स्टार्ट किया तो और कहानी स्टार्ट हो गई। जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो कुदरत का नियम है ना, आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो चीज़ें आई। तो मुझे रिकॉग्नाइजेशन पहले ही 2010 में मिला, एज ए फर्स्ट था वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, जो पर्सन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा पर्सनालिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। ओके। और 2014 में ये जो मोदी साहब ने ज्यूल ऑफ द गुजरात के लिए आपको। डेवलप, तो उसमें स्थान मिला, वो हमारी कम्युनिटी से वन एंड ओनली में था। जिसने ऑथर था वो मनीष करके था, अच्छा। मनीष मीडिया वाले, ओके। जयपुर से है। तो वो एक फंक्शन में मिल गए थे, तो उनको जो
जो जो क्वेश्चन थे उन मैं तो जानता नहीं था, लेकिन मेरे को किसी ने परिचय किया और मैंने उनको मदद की, तो फिर मेरे घर पे एक दिन आ गए और बोले इंटरव्यू लिया। तो मैं बोला नॉर्मली मेरे घर पे कोई आता है तो आओ भगत करते हैं, और इंटरव्यू दिया। फिर उसने 6 महीने के बाद बोला कि ये मेरी बुक निकल रही, उसमें आपको स्थान दिया हुआ। अरे वाह। तो ये देखो, एक मिला। दूसरा मिला कि 2011 से 2014 तक कच्छ कॉरपोरेट फोरम नाम की एक संस्था है जो जी। एसएमई के लिए काम करती है, उसका प्रेसिडेंटशिप मिला। उसके पहले मैं प्रोग्राम कमेटी चेयरमैन रह चुका था और वेरियस काम किया था। उसके साथ साथ मुझे जीतो में 2014 में सामने से डायरेक्टरशिप मिली 4 साल के लिए, और आईवीएफ इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन जिसका हिस्सा आप और मैं दोनों है, उसका प्रेसिडेंटशिप मिलेगी। ये बिना मांगे सब मिला हुआ है। अच्छा। और उसके बाद तो क्या है कि ये सिलसिला चलते रहा, धीरू भाई अंबानी, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट क्या क्या मिला है मुझे भी याद नहीं है आज, फ्रेंकली। तो आपको ये मेरी पैरेलल जर्नी चली। आपको जैसे उद्योग रत्न अवार्ड मिला या हाँ, फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, वो पाकर आपको कैसा लगता है? नहीं खुशी होती है ना कि नहीं, चलो देर से लेकिन अपनी कदर हुई है, जो अच्छा काम किया। और मैंने देखो कमिटमेंट लेवल मेरा हमेशा A1 रहा है। तो कमिटमेंट, कोई भी पोस्ट पे मैंने काम किया है उसको ग्रो करता है, किया है, और अपनी जिम्मेदारी समझ के अपनी कंपनी को कैसे ग्रो करते हैं वैसे किया है काम। तो वो जो देने की भावना है ना, जो देने की भावना से काम करेंगे ना, उसको फिर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपने बताया 2010 में आपको ट्रांसपोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। हाँ, उसके बाद आपने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में और क्या इनपुट्स दिए मतलब क्या है फॉर द पीपल? कि बेनिफिट ऑफ द, क्योंकि मेरे अब तक के जो इनपुट्स थे, मेरी जो कमेटी थी वेबसाइट एंड नॉलेज, इसमें जो ट्रांसपोर्ट के बच्चे थे, थर्ड जनरेशन या सेकंड जनरेशन, जी। उनको ब्रीडिंग करने का जो काम किया था वो बड़ा योगदान था। और उसके अलावा जब भी मेरी प्रेसिडेंटशिप में जो लेबर के जो डीए बढ़ता था ना 1% से बढ़, मतलब 100 = 1 करके ये बढ़ता था, उसको कटौती करके 50 पे लाया थे, जो आज भी पूरे देश में हाईएस्ट रेट है, जिसकी बदौलत काफ़ी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में से निकल के और जगह पे चली गई है। ओके। तो ये था। और टाइम टू टाइम कभी भी कोई गाइडेंस आता है, पास प्रेसिडेंट को बुलाते थे, मेरे को बोला, मैं जो मेरी जिम्मेदारी पे मैं कर सकता था आज तक करते आया हूँ। अभी फ़िलहाल एक दो ऐसे काम थे तो उन्होंने बोला कि ये काम आपके अलावा कोई नहीं करेगा, तो मैं बोला ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और जिम्मेदारी लेता हूँ तो उसको पूरी करता हूँ मैं, मतलब। आपको न्यूयॉर्क में फीचर भी किया गया ज्यूल ऑफ द गुजरात। नहीं, ये ज्वेल ऑफ गुजरात का जो बुक का इनॉग्रेशन है न्यूयॉर्क में हुआ था, जी। बरोबर है। लेकिन यहाँ जो इसका फिजिकल है, जो अवार्ड का फंक्शन है, वो अहमदाबाद में 6 जनवरी 2015 को था। तो उस टाइम मेरी वाइफ, मेरे दोनों बेटे, मेरे भाई और सब मतलब साथ में थे, और उसके सामने और सबसे पहला नाम मेरा पुकारा गया, तो उनको भी प्राउड फील हुआ। और मेरे लिए मेरा फैमिली सब कुछ है। लाइफ टाइम अचीवमेंट है आपके लिए एक। हाँ, क्या है कि इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और देखिए, मैं तो सबको, अपने लोगों को भी बोलता हूँ कि आपका फैमिली है ना, आपके लिए सब कुछ करने के लिए उनको आपकी ज़रूरत है। साल में हार्डली 12 से 15 टाइम पड़ती है, तब उस टाइम आपको सब छोड़ के उनके साथ रहना चाहिए। बस इतना करोगे तो आपको कभी मायूसी नहीं देखनी पड़ेगी, फैमिली डिस्प्यूट नहीं होगा, कुछ शांति रहेंगी, फैमिली का सपोर्ट मिलते रहेगा। और मैंने फॉर्चूनेटली मेरे फादर को देखा था, तो मैं फैमिली, बिजनेस, सोशल सबको बैलेंस करना अच्छी तरह सीख गया था। ये बहुत ज़रूरी और है। टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग
भी अच्छी तरह करता था तो सबको न्याय दे सकता था। आपने एक बुक लिखी है द विनर, इसको कैसे किस चीज़ से आप मोटिवेट हुए थे? नहीं, ये बुक पे लिखने की वजह मैं बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी थोड़ी, कि मैं 2003 से ये कच्छ कॉर्पोरेट फोरम में मैं और हमारे 2-3 साथी है, मुकेश भाई, एक फिलिप भाई करके थे जो गुजर गए, तो हम 3 इस पे काम कर रहे थे। और ये संस्था का काम ही है कि एसएमई को कॉर्पोरेट तक कैसे पहुंचाने का। अच्छा। क्योंकि हमने 2003 में जब भी 2003-4 के दौरान डिस्कशन किया ना, कि देखो कॉर्पोरेट वाले अपनी दुकान चला जाते, छोटे को छोटे में वो कुछ भी जुगाड़ कर लेता है, लेकिन एसएमई सेक्टर ऐसा है जो देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, टैक्स देता है, उसके बाद 100% इग्नोर सेक्टर है। सही बात है। तो उसके लिए हम जो भी कर सके, पहले कम्युनिटी के लिए और फिर देश एज ए लार्ज, मतलब हमने किया, तो उसके लिए काम कर रहे थे। तो उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव, मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने मिली थी। और मैं 2015 में हमारे जो अभी आचार्य है उनका चातुर्मास मिला था, हम जैन हैं, तो मैं वहाँ 4 महीने के हिसाब से गया था। हफ्ते में एक टाइम, हफ्ता मतलब महीने में एक टाइम, हफ्ता भर बॉम्बे आता था, बाकी वहीं रहता था। अच्छा। तो मैंने प्रण लिया था 2012 में कि इनका जब भी चातुर्मास मिलेगा मैं 1 महीने का उपवास रखूंगा, मास खमण बोलते हैं इसका। अच्छा। तो ये किया, तो तीसरे चौथे दिन मेरी वाइफ बोली आपको कुछ लिखना है ना, तो ये लिखना स्टार्ट करो, अदरवाइज आपका ये 1 महीना कैसे निकलेगा पूरे उपवास के साथ, खाना पीना नहीं, 4 टाइम आप जाते हैं हमारे मंदिर में, बाकी तो फ्री बैठे, तो कुछ काम कर, लिखना चालू करो। लिखना स्टार्ट किया और कुदरत ने क्या साथ दिया, तो अच्छी तरह से 26 दिन में ये बुक लिख डाली। अच्छा। और बुक लिखने के पीछे का अगर कारण देखो तो ये बुक जिस सब्जेक्ट को लिखी है, तो उस दौरान 60 प्लस हमारे जो डबल ग्रेजुएट जिसको कहते हैं वो लोग आए थे, उसमें से 10% छोड़ के 90% कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे थे। तो मैं एक सोचा कि अगर सर्विस जो एंटरप्रेन्योर बनने के लायक है या एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी से वो सर्विस करेगा तो 50 लोगों की नौकरी जाएंगी। वो अगर खुद का बिजनेस करें, हम 50 लोग को काम पे रख सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो देश की समस्या है वो यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अगर निकल जाए, ये दंगे फसाद सब बंद हो जाते हैं। तो वो ध्यान में रख के मैंने बुक का फोकस किया कि एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ाए, एंकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद 3 साल तक मेहनत की, वेरियस प्रोफाइल लेने में, जो केस स्टडी थी, क्योंकि केस स्टडी में ऐसा कोई भी नहीं चाहता था जो शॉर्टकट से आया, जो प्रिंसिपल से आगे बढ़ा हो वैसे ही लोग लेना चाहता था। बहुत दूर की सोच है आपकी। तो उसकी बदौलत 3 साल, और हिंदुजा ब्रदर्स ने, जी। मैं 2018 में लंदन गया, तभी श्री गोपीचंद जी को मिला और कहा कि मेरी बुक कभी तैयार है, छपने को मैं तैयार है, तो आप किस दिन आएंगे भारत में। हर साल वो आते थे, वो पता था मुझे, क्योंकि हमारा वैसे रिलेशनशिप था, मतलब 93 से जानते थे, और 2017-18 की दोनों लंदन की ट्रिप में गहरी हो गई हमारी दोस्ती। तो बोला मैं दिसंबर जनवरी हर साल आता हूँ। अच्छा। मैं बोला डेट दो, बोला अभी से कैसे देता। तो जब भी आया तो मिलने गया, मैं, मेरे भाई, मेरे दोनों बेटे, हम लोग सब मिलने गए, सभी डेट ली, उन्होंने डेट दी, और उस दिन तीनों भाई, बोला एक पे दो फ्री अच्छा। करके तीनों आए। उनके ऑफिस के बगल में ही नेहरू सैनिटोरियम में हमने रखा था, और बिस बुक का इनवेलिंग किया। आपकी बुक का डेब्यू हिंदुजा ब्रदर्स ने किया। हाँ।
और जितने लोग आए थे उनको सबको एक एक कॉपी दी, और आज भी मैंने ये बेचने के लिए नहीं रखा है। जितने जिसको भी देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री देता हूँ, या कोई मांगता है तो उसको, जिसको पढ़ना है, नहीं पढ़ने वाले को नहीं देता हूँ। नहीं नहीं, आई जो फील पढ़ना प्रिविलेज्ड चाहे उसको ही देता हूँ। आई फील प्रिविलेज कि आपने मुझे एक कॉपी दी है। नहीं नहीं, मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा। आप तो क्या है, आपका जो कार्य काम है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी जो क्वेश्चन करने के लिए पॉडकास्ट में आपको काम आएंगी। ग्रेट। बाकी वैसे मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें हम जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको अपना बिजनेस ऑनलाइन कैसे ट्रांसफॉर्म करना है और वहाँ पर सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करना है, अच्छा। आई एम कोचिंग दैट। तो उसके अंदर भी मैं देखूंगा आप मेरे को इस बुक में से क्या मिलता है। नहीं, आपकी मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा आपको, या जो स्टोरीज है उसमें से भी मिल जाएगा। डेफिनेटली। रियल स्टोरी है सब, और बिना शॉर्टकट के आए हुए लोग हैं इसमें। अशोक जी, आपको क्या डिफरेंस लगता है फर्स्ट जनरेशन लीडर्स एंड नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स में? आपने तो बहुत बड़ा चेंज देखा है 1950 से लेके और 2025 तक। देखिए, पहले के ज़माने में थे ना जो लीडर थे ना, वो भी लीडर थे, अभी भी लीडर है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो कड़ी मेहनत से और अपनी आत्मसूझ, जो उन्होंने चैलेंज फेस किए लाइफ में, उसकी बदौलत आगे बढ़े थे। आज की जो लीडरशिप है उसमें देखिए टेक्नोलॉजी, पढ़ाई, इसका बहुत बड़ा अहम रोल है, और उसके साथ साथ उनकी जो परवरिश की गई है, तो ये परवरिश कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। तो मुझे जो फ़र्क लगा है, मतलब क्या है कि जिसने ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से काम किया है, जो लीडर ने, उसको क्या है कि सामने वाले का दुख दर्द अच्छी तरह से मालूम है। जी। और सीधा जो, मतलब जो लीडर कुर्सी पे बैठ जाता है, उसको एम्पैथी जिसको कहते हैं उसके बारे में नहीं पता कुछ नहीं है। पता जी। है क्या होता वो है। फील नहीं कर सकता। उसको जो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मतलब ये क्या है कि पहले के ज़माने के जो लीडर थे वो लीडर थे। आज के ज़माने में कुछ लीडर है, कुछ बॉस है। जी। लीडर और बॉस में इतना ही फ़र्क है, लीडर जो है वो प्रेम से काम लेगा और उसका लोग काम हंस के करेंगे। बॉस होगा, उसका काम वो जितना बताएंगे उतना ही करेंगे। अपने दिमाग फिर लड़ाना बंद कर देते हैं लोग, पता होता है उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि आगे नहीं बढ़ता है। और दूसरा क्या है कि फिर लोग क्या है कि बॉस को खुश करने के लिए जो उसको जो चाहिए उसको कभी रियल पिक्चर उसके सामने नहीं आने देते। ये मैंने फ़र्क देखा है कई जगह पे। मैं तो काफ़ी फैमिली रन बिजनेस वाले मेरे पास आते हैं, उनके दुख दर्द बताते हैं, तो उसकी बदौलत मुझे काफ़ी पता चलता है इसके बारे में। जी। जैसे आपका एक फैमिली रन एंटरप्राइज है, इसमें बहुत सारे आपके फैमिली लीडर्स भी होंगे, इसमें आप यूनिटी और इफेक्टिवनेस कैसे रखते हैं? नहीं, यूनिटी और इफेक्टिवनेस रखने के लिए देखिए, हमने 1989, जी। जब भी मेरे फादर की हाजिरी थी, उस टाइम मैंने एक छोटा सा इंटरनल 2 पेज का एमयू बनाया था। 2 पेज का मतलब फुल स्केप में, उसमें डूज एंड डोंट्स और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और वो उनको बताया मैंने कि भाई ये हम करना चाहते हैं। तो बोला ये इसमें आप कुछ सजेशन दो। फिर 2-3 दिन उन्होंने पढ़ के बार बार पढ़ा और फिर बोला कि नहीं, इसमें मेरे इसके अलावा कोई सजेशन नहीं है, ये बरोबर है, ये चलेगा तो यूनिटी रहेगी। और दूसरा क्या है कि देखो, कभी भी फैमिली रन बिजनेस में आपको 2 चीज़ें अहमियत रखती है। एक अपना स्वार्थ नहीं देखना, और दूसरा सेक्रीफाइस करने की मेंटली तैयारी होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ अगर आप में है तो फैमिली बिजनेस चलाने में कोई देर नहीं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि फैमिली रन बिजनेस है
वो प्रोफेशनल रन बिजनेस के मुकाबले 35% अर्निंग उसकी ज़्यादा होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज के ज़माने में देखा जाता है कि दो भाई भी इकट्ठा काम नहीं करना चाहते, वो भी अलग हो जाते हैं। उसमें एक ही बात का मेन रोल है, कुछ नहीं है। भाई भाइयों का प्रेम रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन जहाँ ईगो आ जाता है और एक बैक सीट ड्राइविंग आ जाती है, ये दो चीज़ें इसकी बदौलत भाई भाई से अलग हो रहे हैं। और जब वो अलग होते हैं तो उनके बिजनेस उतना भी परफॉर्म नहीं करते जितना पहले कर रहे थे, उसका आधा भी परफॉर्म नहीं कर रहे होते। नहीं, इसमें दो बातें हैं। कई मर्तबा ये भी होता है कि मेरे ही एक दोस्त है, वो चार भाई थे, साथ में बिजनेस कर रहे थे। तो साथ में बिजनेस कर रहे थे तो ग्रोथ अच्छा था, सब कुछ था। लेकिन जब ये अलग हुए उसके बाद एक भाई का ग्रोथ इज इक्वल टू फोर ब्रदर्स ग्रोथ। उतना मतलब चार भाई मिलके करते थे, उससे बढ़ के गया। उससे बढ़ के एक ही का और चला गया। फिर अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा ग्रो हुए। और एक भाई, एक दो भाई है वो डाउन भी हो गए। मतलब क्या है, देखिए इसमें सेक्रीफाइस का जो मैंने बात किया ना, वही जी। आता है कि देखो हमारे में क्या होता था कि चार भाई है, पहले के ज़माने में क्या होता था, तीन कमज़ोर है, एक कमज़ोर है, दो कमज़ोर है, तो उसको पिताजी संभाल लेते थे। पिताजी संभाल लेते थे। पिताजी जाते जात जो होशियार है उसको बोलता है इसके ध्यान रखना, जी। और वो निभाते थे लोग। बिल्कुल। जो बात आज नहीं रही है। जो हमारे पुराने संस्कार थे, ये वेस्टर्न कल्चर की वजह से जो उसका लोप होते जा रहा है, उसकी बदौलत ये है। और मेन तो ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह से जो ईगो आया है और बैक सीट ड्राइविंग। मैं तो दो ही चीज़ कहूँगा, ये दो चीज़ नहीं होती ना तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए हैं और आप फ्यूचर में क्या देखते हैं? नहीं, फ्यूचर में अभी तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में चाहिए इतने फ़र्क नहीं पड़ा है। कुछ कंपनियां हैं जो ऑनलाइन है, अच्छी तरह से चल रही है और एक से एक चीज़ बढ़ के कर रही है। लेकिन जितनी हद तक चाहिए, हाँ, देश के बारे में आप कहेंगे तो देश के बारे में ये कहता हूँ कि आज छोटे से पान वाला दुकान है या रिक्शा वाला है, वो भी डिजिटाइज मतलब जीपे पे पेमेंट ले सकता है, दे सकता है, ये कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो ऑर्गेनाइज कंपनियां हैं, उन्होंने अपना टेलर मेड फेस सॉफ्टवेयर बनाया है। उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मतलब मैन पावर की बचत, एक्यूरेसी, ये जो फ़र्क पड़ा है। पहले हम लोग है ना, शाम को हिसाब मिलाने में हमको 4 घंटे लगते, कभी 3 घंटे लगते थे, जी। जो आज 5 मिनट में हो जाते हैं। बिल्कुल सही तो कह रहे ये हैं। बहुत सारे मतलब बदलाव देखने जाओ ना, बदलाव पे हम बात करेंगे तो पूरा एक एपिसोड हो जाएगा अपना। काफ़ी हुए हैं, लेकिन आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है। तो जो टेक्नोलॉजी के साथ में रख के आगे बढ़ेगा उसको फूलने फलने का चांस है। क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ इतना आ रहा है, मुझे जो दिख रहा है पिछले 3 साल का मैं देख रहा हूँ, तो मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ जो आ रहा है, जहाँ हम लेने वाले थे मतलब इंपोर्ट करने वाले थे, वहाँ देने वाले बन गए। तो ये सब मेक इन इंडिया की बदौलत हो रहा है। तो जो सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी के साथ काम करेगा, थोड़ी कंपटीशन होगी, फिर भी उसका ग्रोथ निश्चिंत होना है। वी ट्रांस जैसी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी से कैसे कॉम्पीट करती है आज की डेट में? नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी और हमारा वैसे देखने जाओ तो कंपटीशन है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि हम अपने हिसाब से हम ओन ग्रोन कंपनी है। जी। तो हमारा जो ऑपरेशन है वो देश को, अपने देश की परिस्थिति को ध्यान में रख के किया गया है। जब मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल कानून या इंटरनेशनल
थियरी के हिसाब से चलते हैं, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है कि हर एक देश की भाषा, यहाँ तो क्या है कि 24 अलग अलग भाषा है, 24 अलग प्रदेश है, तो हम जितना उनकी साइकोलॉजी समझते हैं उतना वो नहीं समझ पाए। और वो करने जाते हैं, जितने भी आए इंटरनेशनली काफ़ी भारत को दान में देके गए। अभी कुछ फिर इन्होंने क्या किया, अभी अभी फंडिंग चालू किया है। जी। 2-3 कंपनियां हैं इंटरनेशनली, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे उनका फोकस है, लोकल बिजनेस पे इतना फोकस नहीं है उनका। तो उस तरह से आप देखने जाओ ना, तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां आई देश में 1978 से 3-4 कंपनियां मेरे ध्यान से है, 2-3 हमारे पास टाई अप करने आई थी, इसकी बदौलत मुझे पता चला। तो या फेल गई है या मरने के बहाने जी रही है, वैसे कह सकता हूँ, या ओके। अपने सीमित रखा है। मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में बरोबर है वो, लेकिन जो डोमेस्टिक बिजनेस है वहाँ सक्सेस नहीं गए अभी तक। आप इतना बड़ा फैमिली बिजनेस रन करते हैं, आप कुछ राय देंगे उन फैमिली लीडर्स को कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा रहे, जो इकट्ठे बिजनेस रन कर रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि एक कुदरत का नियम है, उसको आप फॉलो करो। कुदरत क्या है कि देखो, आपको बिना मांगे सनलाइट देती है, जी। ऑक्सीजन देती है, प्राणवायु देती है, आपको पानी की ज़रूरत है तो बारिश देती है, आपसे कुछ लेने बिना वो करती है। तो वो भावना करके जो आगे बढ़ता है देने की भावना से, उसको बिना मांगे सब कुछ मिलता है। और फैमिली में तो ये खास लागू होता है कि आपका ही भाई है, आपका बहन है, आपका चाचा है, आपके मामा है, तो उनसे ईगो को साइड में रख के, जब ये फैमिली की बात आती है, ईगो को साइड में रख के आप आगे बढ़ेंगे, तो फैमिली की जो ताकत है ना, वो आपको आगे बढ़ाने में हमेशा मदद रूप होगी। मतलब गिविंग माइंडसेट से काम करें गिवन हमेशा। माइंडसेट से कहीं भी काम करेंगे, सक्सेस आनी ही आनी है। जी। ये मेरा इतने सालों का तजुर्बा है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, आप अपने सक्सेसर्स को या नेक्स्ट जेन लीडर्स को जो आपकी फैमिली में हैं, उनको कैसे मेंटोर करते हैं? उनको देखिए, मेरे दोनों बेटे हैं जुड़वा, जी। उनको तो जब से वो स्कूल में पढ़ते थे, मैंने 14 साल के बच्चे थे, जब भी 13-14 साल के थे, आई थिंक एसएससी में थे या 10वीं में थे, अच्छा। मैंने एक दिन बुला के दोनों को बिठाया, आराम से बिठा के बोला कि देखो भाई, आप अभी आगे बढ़ने वाले हैं, एसएससी करोगे, कॉलेज जाओगे, सब कुछ करोगे, तो लाइफ में क्या करना है इसका डिसीज़न अब से लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और बेहतर इसलिए होगा कि अगर कुछ अलग करना चाहते हो, तो मेरी जितनी ताकत है, जितनी हैसियत है, वो पैसा आपको उस बिज़नेस में लगाने दे दूंगा। दोनों को साथ में करना है, दोनों को अलग करना है तो बांट दूंगा। और वो उसको जीरो करके जब भी आएंगे तो मैं पूछूंगा नहीं। तो चॉइस इज़ योर्स, 15 दिन का टाइम देता हूँ। अब दोनों सोच के विचार विमर्श करके देना, और दोनों में आपस में अच्छी बढ़ती थी, तो दो एक दूसरे से शेयर करते थे, बात करते थे, सब कुछ करते थे। तो उन्होंने जो भी बात की, मतलब 14-15 दिन के बाद आए, तो बोला डैडी, हमको तो अपना ही बिजनेस में अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा लग रही है और हमारे डीएनए में भी है, तो आपके बिजनेस में आएंगे। तो हमारे बिजनेस में आने की जैसी बात की उन्होंने, जैसा वैकेशन हुआ, पहले भेज दिया वैकेशन में भिवंडी गोडाउन पे काम करने। तो क्या है, वहाँ सब लोगों के साथ काम किया, जो छोटा काम बड़ा काम सीखे। तो इस तरह से 2-3 वैकेशन में इनको एक गोडाउन पे, दूसरे गोडाउन पे, फिर इधर उधर और सब जगह पे लेके भी जाता था। तो मैं जब भी मतलब ये ग्रो हो रहे थे, तो जहाँ भी सोशल फंक्शन में सब में लेके जाता था, तो कैसे बात करनी, क्या करना है। और दूसरा बात, अहम रोल जो हमारे
जो साधु संत ने किया कि मैं 9 साल के, मतलब 9 साल लगातार, 5 साल के थे तब से 14 साल तक, ये 9 साल के पीरियड में मेरी वाइफ है ना, जब भी वेकेशन पड़ता था पहले दिन जहाँ भी हमारे साधु संत है वहाँ लेके जाती थी और सत्संग में 14-15 दिन, महीना दिन रहते थे। तो धर्म भी सीख लिया और साथ में काफ़ी और क्वालिटी डेवलप हुई। तो मुझे फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और फिर जब भी मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी अपने ईआरपी की, उस टाइम क्या है कि मेरी बिल्डिंग जो रहता हूँ ना, उसका रीडेवलपमेंट हो रहा था, हम लोग ही कर रहे थे। तो मैं जहाँ उस टाइम ऑफिस थी हमारी फर्स्ट फ्लोर पे, उसके सेकंड फ्लोर पर भी हमारी जगह थी, तो उसमें रहने आया था। तो शाम को 8 बजे से 10:30-11 तक उनको डिक्टेशन देता था। मेरा गुजराती में लिखा हुआ था तो इंग्लिश कन्वर्ट करने के कि ये सॉफ्टवेयर वाले को ये देना पड़ेगा। तो ये बिजनेस भी जान लिया उन्होंने और मतलब इस तरह से टाइम टू टाइम ट्रेनिंग हो गए। और फिर आज ऑफिस में साथ जाते थे आते थे, तो उसमें सब है। और बाकी दोनों भाइयों के बेटे हैं, उनको भी टाइम टू टाइम जब भी मिलता है तो उनसे बात करता हूँ, उनके साथ ट्रैवलिंग करता हूँ। तो जो मुझे कहना है या कमी है या एडवाइस देनी है वो देते रहता हूँ। तो इस तरह से हम लोग किया। और बाकी क्या है कि देख देख के, देखो लोग है ना, पढ़ने से लिखने से नहीं सीखते, वो देखते हैं बिहेवियर अपना कैसा है सबके साथ, तो अकॉर्डिंगली वो बिहेव करना सीख जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस आपने तरह से चिंता वाली बात नहीं रही हमारे लिए और पूरी जर्नी मस्त रही है अभी तक की। लाइफ लॉन्ग मेंटोरशिप भी हो गई और धर्म और कर्म को भी बैलेंस करके रखा है वो आपने। बैलेंस करना जरूरी है। जो आदमी अपने धर्म को साथ में रखता है ना, उतार चढ़ाव देखो, लिफ्ट भी ऊपर जाती है तो फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, तो ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं। लेकिन क्या है कि ये दोनों रखने से फेलियर कभी नहीं होते। परफेक्ट। और फेलियर होते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, लॉन्ग टाइम नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे, अपनी लाइफ स्टोरी बताई। ये बहुत ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नहीं, मेरा तो देखिए आज का जो पॉडकास्ट है ये किसी के जीवन में खुशी लाएगा ना, तो मेरे लिए सब वसूल है। बहुत लोग इंस्पायर्ड होंगे इनसे। आप थैंक देखते यू वेरी रहिए। मच। थैंक यू वेरी मच।